जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सावन का महीना आरंभ होने वाला है दोस्तों, और यदि आप भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग यात्रा दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, झारखंड के अंतर्गत देवघर जिले में स्थित बाबा बैजनाथ धाम की बात करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। तो दोस्तों यदि आप बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको देवघर कैसे पहुंचना है, बाबा बैजनाथ धाम के हमको दर्शन कैसे करना है, देवघर में हमको रुकने की क्या बंदोबस्त है, हमको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, और बैजनाथ धाम में दर्शन करने का हमको कितना समय लगेगा और कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए। साथ ही साथ वीडियो में ये भी जानेंगे कि बैजनाथ धाम दर्शन करने के साथ ही साथ वासुकीनाथ हमको कैसे दर्शन करना है, कौन कौन से दर्शनीय स्थल घूमना है, और वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि बैजनाथ धाम यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों बनी रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि हमको बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों बैजनाथ धाम पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वो है आपका बाई ट्रेन का। दोस्तों बैजनाथ धाम जाने के लिए जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो तो है दोस्तों यहाँ का देवघर रेलवे स्टेशन, लेकिन देवघर रेलवे स्टेशन पे ज्यादा प्रमुख ट्रेनों का परिचालन नहीं होने की वजह से आप एक और निकटतम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो कि है आपका जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों जसीडीह जंक्शन देश के प्रमुख शहरों प्रमुख राज्यों से वेल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप जसीडीह आ जाइए और जसीडीह के रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर आएंगे तो यहाँ से आपको ऑटो या ई रिक्शा मिलेगा, वो पकड़ के आप 30 रुपए आप शेयरिंग में कॉस्ट देकर आप बैजनाथ धाम पहुंच सकते हैं। अगर मैं जसीडीह रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी की बात करूं तो लगभग आपका ये 7 किलोमीटर का पड़ता है। तो आप ऑटो रिक्शा में बैठकर 30 रुपए देकर आप डायरेक्टली मंदिर प्रांगण के समीप पहुंचकर वहां अपना स्टे बना सकते हैं। वही अगर मैं दूसरे मेजर ऑप्शन की बात करूं, वो है आपका बाई फ्लाइट का। जैसे यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो जो निकटतम एयरपोर्ट है दोस्तों, वो है दोस्तों यहाँ का देवघर का एयरपोर्ट, जो कि बैजनाथ धाम मेन टेम्पल से लगभग इसकी दूरी 9 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो आप यहाँ भी अपना अराइवल बनाकर आप बाई रोड के माध्यम से या फिर बस के माध्यम से डायरेक्टली बैजनाथ धाम पहुंच के आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो ये बात थी दोस्तों कि हमको बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है। चलिए अगली बात करते हैं कि हम देवघर पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे बैजनाथ धाम के आसपास कहाँ अपना होटल स्टे बनाना चाहिए या फिर मंदिर के समीप कहाँ स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों देवघर में जो सबसे मुख्य स्थान है वो है यहाँ का दोस्तों टावर चौक। टावर चौक के समीप यहाँ पे ढेर सारे आपको होटल्स देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ मंदिर के आसपास आपको कुछ लॉज या फिर धर्मशाला भी देखने को मिल जाएगा, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। अगर मैं टावर चौक से मंदिर की दूरी की बात करूं तो आपको लगभग 900 मीटर की दूरी पे पड़ता है। तो यदि आप टावर चौक के आसपास होटल बनाएंगे तो आपको अच्छे होटल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन मंदिर के आसपास अगर आप बनाएंगे तो आप पुराने होटल्स, लॉज या फिर धर्मशाला या कुछ आश्रम जैसी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जिनका कॉस्ट दोस्तों 700 से 800 रुपए होता है, और आप वहाँ अपना स्टे बना सकते हैं। वही अगर आप टावर चौक के आसपास अपना होटल एकोमोडेशन लेंगे तो उस केस में आपको दोस्तों 1000 रुपए के ऊपर ही आपको कमरे मिलेंगे और आप वहां भी अपना स्टे बना सकते हैं। तो ये बात थी दोस्तों कि हमको बैजनाथ धाम पे अपना कहाँ स्टे बनाना है। चलिए इसी के साथ ही साथ बात करते हैं कि हमको यहाँ पे खाने पीने की क्या बंदोबस्त है। दोस्तों बैजनाथ धाम में आपको हर जगह शुद्ध शाकाहारी भोजन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन हर प्रकार की व्यंजन यहाँ इजिली अवेलेबल देखने को मिलेंगे। आप अपना भोजन भी इस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगली और प्रमुख बात करते हैं कि अब हमको भोलेनाथ की यात्रा यानी कि बैजनाथ धाम के कैसे दर्शन करने हैं और इनके क्या प्रोसीजर रहेंगे। दोस्तों बैजनाथ धाम दर्शन करने से पहले एक और चीजें बताना चाहूंगा। यहाँ पे दोस्तों जो भी श्रद्धालु आते हैं बैजनाथ धाम दर्शन करने से पहले यहाँ पे शिव गंगा में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों शिव गंगा लगभग मंदिर से 400 मीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पे एक कुंड जैसा बना हुआ है, तो यहाँ पे लोग डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने के पश्चात भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। चलिए बात करते हैं कि हम हर हर महादेव कहते हुए हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे हमको 2 तरीके से दर्शन होती है। पहला दर्शन जो होता है वो निःशुल्क दर्शन या फिर फ्री दर्शन कह लीजिए, वो होता है। दूसरा होता है यहाँ पे वीआईपी पास दर्शन। अगर मैं फ्री दर्शन की बात करूं, अगर आप सावन मंथ में नहीं आ रहे हैं तो अगर आप फ्री दर्शन पास में लगेंगे तो मान के चलिए कि आपको दर्शन में जो समय लगेगा वो कम से कम दोस्तों आपको 4 से 5 घंटे का लगेगा। लेकिन अगर आप फ्री दर्शन सावन मंथ में आके कर रहे हैं या फिर कावड़ यात्रा के टाइम पे यानी कि सावन मंथ के टाइम पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको दोस्तों दर्शन में 7 से 8 घंटे का भी समय लग जाएगा, क्योंकि उस समय पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है क्योंकि दर्शन में काफी समय लगता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है वीआईपी पास का। जैसे यदि आप सावन मंथ में नहीं आ रहे हैं, सावन मंथ के आगे या फिर पीछे आ रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे वीआईपी पास 300 रुपए की मिलती है, और 300 रुपए की वीआईपी पास आप निकाल कर आप भोलेनाथ के दर्शन कर लेंगे। मैं दोस्तों वीआईपी पास के तहत मंदिर में दर्शन किया, जिसमें मुझे 2.5 घंटे लग गए वीआईपी पास लेने के बावजूद। अगर आप सावन मंथ में आ रहे हैं और वीआईपी पास लेते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे वीआईपी पास का टिकट का कॉस्ट जो होता है वो 500 रुपए हो जाता है। वीआईपी पास दोस्तों आपको इस तरीके से कार्ड मिलता है, जो कि एक छोटा सा एटीएम कार्ड की तरह दिखता है। तो ये आप वीआईपी पास लेके दर्शन कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि सावन मंथ में जो भी सोमवार रहेंगे उस सोमवार पे वीआईपी पास टोटली बंद रहता है। तो मैं भोलेनाथ का नाम लेते हुए हर हर महादेव कहते हुए दर्शन करने के लिए लाइन में लगा
और काफी समय कतार पे खड़े रहने के पश्चात 2.5 घंटे बाद मुझे फाइनली भोलेनाथ के दर्शन हुए और दर्शन करके मैं मंदिर प्रांगण से बाहर आ गया। एक चीज यहाँ पे और मैं बताना चाहूंगा, प्रमुख बातें, कि यदि आप सावन मंथ में आ रहे हैं या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे आ रहे हैं तो उस समय पे यहाँ पे भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग को छू के दर्शन करने नहीं दिया जाता, क्योंकि सावन मंथ में इतनी ज्यादा भीड़ होती है या फिर महाशिवरात्रि के टाइम पे इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि यहाँ पे भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दूर से ही यहाँ पे एक कैनाल लगाया जाता है, वहां पे आप जल अर्पण करेंगे, वो जल सीधे भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के ऊपर अर्पण हो जाता है। तो इस तरीके से आप दूर से दर्शन करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो उस समय पे आप डायरेक्टली मंदिर में जाके ज्योतिर्लिंग के छू के दर्शन कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम भोलेनाथ के दर्शन किए, अपनी मनोकामना मांगते हुए अब मंदिर प्रांगण से बाहर आ गए। मंदिर प्रांगण में जैसे आप बाहर आएंगे, यहाँ पे सर्वप्रथम आपको एक और दर्शन करना है, जो कि ये बैजनाथ धाम से कनेक्टेड है। यहाँ पे पार्वती माता जी का एक मंदिर, पार्वती माता का भी आपको दर्शन करना है। यहाँ पे आपको ज्यादा लाइन देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आप 10 से 15 मिनट में बाहर आ जाएंगे। माता पार्वती जी के भी दर्शन कीजिए। मंदिर प्रांगण में आप कैंपस में आपको ढेर सारे यहाँ पे और मंदिर देखने को मिलेंगे, सभी मंदिरों को यहाँ पे भी दर्शन कीजिए, जिनमें से सर्वप्रथम मंदिर आता है महाकाल भैरव मंदिर। यहाँ भी आप जाके दर्शन कीजिए। तत्पश्चात यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, यानी कि बजरंगबली जी का मंदिर है, यहाँ भी आप जाके दर्शन कीजिए। और इसके बाद आप सरस्वती मंदिर में भी जाके मत्थे टेके माता जी के चरण स्पर्श कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे एक और मंदिर है जिसको कहा जाता है सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर में भी जाके आप दर्शन कीजिए। और इस प्रकार से आपके मंदिर प्रांगण के सभी दर्शनीय स्थल कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये प्रणाली थी कि हमको दर्शन कैसे करना है। चलिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि सावन मास में जो भी यहाँ पे कावड़ यात्रा चालू होती है, वो दोस्तों यहाँ से होती है सुल्तानगंज से। यहाँ पे गंगा जल लेते हैं सारे श्रद्धालु, जो कि बैजनाथ धाम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होती है। और सुल्तानगंज से गंगा जल उठाने के पश्चात कावड़ में वो लेकर डायरेक्टली बैजनाथ धाम पहुंचते हैं पद यात्रा के तहत। यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पे भोलेनाथ को जल अर्पण किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप कावड़ यात्रा करना चाहते हैं तो आप सुल्तानगंज पहुंच के वहां से गंगा जल लेके आप यहाँ पे बैजनाथ धाम आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अब हमको बैजनाथ धाम मेन दर्शन करने के पश्चात हमको यहाँ पे कौन कौन से लोकल साइट सीइंग करने हैं। दोस्तों, बैजनाथ धाम जी के दर्शन करने के पश्चात आपको यहाँ पे 50 किलोमीटर दूरी पे स्थित एक और फेमस मंदिर, जिसको कहा जाता है वासुकीनाथ टेम्पल, इनके भी दर्शन करना है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप वासुकीनाथ जी के दर्शन करेंगे तभी आपकी बैजनाथ धाम की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। तो आप बैजनाथ धाम जी के दर्शन करने के पश्चात यहाँ से आप ई रिक्शा या फिर टैक्सी करके आप डायरेक्टली वासुकीनाथ पहुंच सकते हैं। अगर मैं ऑटो रिक्शा की बात करूं दोस्तों, तो वो आपका 1200 से 1300 रुपए लेते हैं वासुकीनाथ टेम्पल दर्शन कराने के और वहां वापस लाके देवघर में ड्रॉप करने के। अगर आप टैक्सी लेंगे तो टैक्सी वाला दोस्तों 1600 से 1700 रुपए आपका चार्ज करेंगे, आपको वासुकीनाथ ले जाके दर्शन करा के आपको देवघर में वापस ड्रॉप कर देंगे। मैं निकल पड़ा दोस्तों यहाँ पे टैक्सी के तहत और मैं पहुंचता हूँ 1.5 घंटे के सफर करते हुए वासुकीनाथ टेम्पल में। दोस्तों, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप सावन में आएंगे तब शायद आपको 1 घंटा से 2 घंटे भी समय लग सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको ज्योतिर्लिंग छू के दर्शन होती है सावन मास को छोड़कर। तो यहाँ पे मैं जल लेकर निकल पड़ा अपने वासुकीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे लाइन में निकलते हुए हर हर महादेव कहते हुए, जय वासुकीनाथ कहते हुए मैं मंदिर प्रांगण में प्रवेश किया और यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन किया। यहाँ पे भी दोस्तों पार्वती माता जी के मंदिर है, यहाँ पे भी जाइए, इनके भी दर्शन कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे मंदिर प्रांगण में एक और मंदिर है जिसको गणेश मंदिर बोला जाता है, इनके भी जाके दर्शन कीजिए। और इसके पश्चात आप माँ तारा देवी के भी दर्शन कीजिए और इन्हीं के बगल में बने हुए माँ शोषणी देवी, इनके भी दर्शन कीजिए। ये सारी चीजें करने के पश्चात आप वासुकीनाथ से देवघर के लिए रिटर्न बना लीजिए। दोस्तों, वासुकीनाथ टेम्पल से जैसे आप रिटर्न आएंगे तो वहाँ पे एक स्थान पड़ेगा घोरमारा, जो कि यहाँ पे पेड़े के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि पूरे बैजनाथ धाम और देवघर में पेड़ा सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो यहाँ पे आप पेड़ा जरूर यहाँ पे खरीदेगा, क्योंकि यहाँ घोरमारा का पेड़ा काफी ज्यादा स्वादिष्ट और लंबे समय तक टिकता है। तो ये सारी चीजें करते हुए फाइनली एक और स्थान पर आप पहुंचेंगे, जो कि रास्ते में पड़ता है। देवघर से 20 किलोमीटर पहले एक स्थान पड़ेगा जिसको कहा जाता है त्रिकुट पर्वत। ये त्रिकुट पर्वत दोस्तों, यहाँ पे 3 पर्वत बने हुए हैं। कहा जाता है कि जब रावण यहाँ शिवलिंग को लेकर जा रहा था लंका, तो इसी स्थान से गुजरा था, इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिकुट पर्वत। हालांकि त्रिकुट पर्वत में दोस्तों पहले रोपवे की सिस्टम थी, लेकिन 2020 कोविड के टाइम पे हादसा होने के पश्चात इस रोपवे को टोटली बंद कर दिया गया। तो त्रिकुट पर्वत आप दूर से देख के प्रणाम कर लीजिए और इसके बाद निकल पड़ी अपने देवघर। तो दोस्तों, ये बातें थी कि हमको भोलेनाथ यानी कि बाबा बैजनाथ धाम जी के दर्शन और साथ ही साथ इनके वासुकीनाथ टेम्पल कैसे दर्शन करने हैं। चलिए बात करते हैं कि देवघर के अंदर कौन कौन से फेमस पॉइंट्स और हैं लोकल साइट सीइंग पे, जिसको हमको कवर करना है। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं दोस्तों, वो आता है दोस्तों आपका यहाँ का नवलखा टेम्पल। दोस्तों, नवलखा टेम्पल काफी प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे एक विशाल आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, जो कि अभी रिनोवेट कर दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों राधा कृष्ण जी का यहाँ पे टेम्पल है। यहाँ जाके आप मत्थे टेकिए, अंदर का दृश्य नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी। तो यहाँ पे जाके नवलखा टेम्पल में आप दर्शन कीजिए। इसके पश्चात आप निकल पड़े अपने एक और फेमस पॉइंट पर, जो कि है यहाँ पे दोस्तों तपोभूमि। दोस्तों, तपोभूमि एक और फेमस है, जो कि इस बाबा बैजनाथ धाम की जो ऐतिहासिक स्टोरी है, जो कि मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही होगा कि जब रावण ने शंकर जी की तपस्या करते करते जब शंकर जी प्रसन्न हो उठे, तो रावण ने भोलेनाथ को कहा कि आप हमारे साथ लंका चलिए। तब शिव जी ने राजी होकर एक शिवलिंग रावण को दिया और
रावण को कहा कि इसको अपने साथ लंका लेके जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा जहाँ कहीं भी आप इसको रख देंगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, वहां से मैं उठूंगा नहीं। तब रावण अपने अहंकार में सोचा कि मैं इतना बलशाली, मैं शिवलिंग को उठा के आराम से लंका लेके चले जाऊंगा। जैसे वो रास्ते में पहुंचता है तो गंगा मैया उनके नाभि में वास हो जाती हैं, जिससे उनको अत्यधिक तेज लघु शंका आती है। लेकिन वो शिवलिंग को पकड़े हुए थे। तब यहाँ पे विष्णु जी एक चरवाहा रूप धारण करके रावण के पास पहुंचते हैं और रावण जी उनको ये शिवलिंग देते हैं और कहते हैं कि मैं लघु शंका करके आ रहा हूँ, तब तो कि शिवलिंग को पकड़े रखना, जमीन पे या फिर भूलोक पे इसको बिल्कुल भी नहीं रखना, नहीं तो ये शिवलिंग स्थापित हो जाएगी। तब वो ग्वाला ने कहा ठीक है मैं इसको पकड़ के रखूंगा, और रावण चला जाता है लघु शंका करने के लिए। लेकिन उनके नाभि में गंगा माता का वास था, तो लघु शंका करने में काफी समय बीत जाने के कारण यहाँ पे ग्वाला शिवलिंग को पकड़े पकड़े थक जाता है, जिसके वजह से वो वहीं पे स्थापित कर देता है। तभी से ये बैजनाथ धाम कहा गया, क्योंकि जो ग्वाले का नाम था उसका नाम था वैजू और भोलेनाथ का नाथ, तो इसलिए उसका वैजूनाथ करके वैजनाथ धाम जी का नाम यहाँ पे पड़ा। तो तब रावण ने रिटर्न आके देखा कि ये शिवलिंग तो स्थापित हो गए, भोलेनाथ की ये शिवलिंग यहाँ से नहीं उठ रही है। तो रावण ने इसी तपोभूमि में जाकर ध्यान केंद्र किया ताकि भोलेनाथ को मैं मना सकूं और भोलेनाथ को वापस से लंका की ओर ले चलूं। तब हनुमान जी यहाँ पे आते हैं और रावण की तपस्या भंग करने के लिए इस तपोभूमि पे अपने गदे से प्रहार करते हैं, जो कि चट्टान दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इसीलिए यहाँ पे तपोभूमि का नाम रखा गया है। और यहाँ पे आप आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये तपोभूमि में आपको पूरा पर्वतीय रास्तों से चढ़ना पड़ेगा और पर्वतीय रास्तों से उतरना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीजों का ध्यान रखिए कि कोई पेशेंट हो, मरीज हो या फिर कोई सीनियर सिटीजन हो या किसी के हाथ पांव में अगर कष्ट है तो वो तपोभूमि बिल्कुल मत प्रवेश करे, केवल दूर से ही प्रणाम करके मत्थे टेक के निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा पहाड़ पकड़ पकड़ के चढ़ने पड़ते हैं और काफी स्लिपरी रास्ते होते हैं। तो यहाँ पे आपको दोस्तों आश्रम भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे रावण का जहाँ ध्यान लगाया हुआ गुफा था वो भी देखने को मिलेगा, मंदिर भी देखने को मिलेंगे, और जहाँ पे बजरंगबली ने अपनी गदा से प्रहार किया था वो स्थान पे देखिए, मत्थे टेकिए और उसके बाद तपोभूमि से रिटर्न हो जाइए और निकल पड़िए अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि है दोस्तों यहाँ का जगत बंधु आश्रम। ये एक छोटा सा आश्रम है दोस्तों, जो कि जगत बंधु आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी आप दोस्तों जगत बंधु जी के दर्शन कीजिए। इसके बाद आप निकल पड़िए अपने और अगले साइड से, इसको बोला जाता है बालानंद आश्रम। दोस्तों यहाँ पे भी जाइए, बालानंद आश्रम में भी दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए। यहाँ पे श्री कृष्ण जी का यहाँ पे टेम्पल है। इनके दर्शन करने के पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका नवदुर्गा मंदिर, जिसको नौ दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे भी दर्शन कीजिए। यहाँ पे नौ दुर्गा माता जी का यहाँ पे मंदिर है, तो यहाँ पे जाके मत्थे टेकिए, माता जी के दर्शन कीजिए और निकल पड़े अपने लास्ट और अंतिम पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों आपका नंदन पहाड़। दोस्तों नंदन पहाड़ यहाँ पे दोस्तों एक उद्यान रूपी में है, जहाँ पे आपको टेम्पल भी देखने को मिलेगा, बहुत सारी यहाँ पे चीजें देखने को मिलेगी। इस नंदन पहाड़ में जाने के लिए सबसे पहले आपको 10 रुपए की एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी। एंट्री टिकट कटाने के पश्चात दोस्तों जैसे आप नंदन पहाड़ में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक उद्यान है, काफी खूबसूरत सा और साफ सुथरा उद्यान है, जो कि आप कुछ समय बैठ के यहाँ पे समय बिता सकते हैं। यहाँ पे आपको झूला अगर झूलना चाहते हैं उसके भी यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक कुछ सीढ़ियां नीचे उतर के जाएंगे, एक लेक देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देवघर में एक खूबसूरत सा पूरा आपको एरियल व्यू देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा शानदार रहेगा। तो यहाँ पे आप कुछ समय आधे घंटे करीब एक्सप्लोर कीजिए, समय बिताइए। इसके पश्चात आप अपने होटल पे जाके विश्राम कीजिए या फिर अपने रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका वैजनाथ धाम के कौन कौन से दर्शनीय स्थल हमको एक्सप्लोर करने हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं कि वैजनाथ धाम आने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है। दोस्तों वैसे तो वैजनाथ धाम 12 महीने आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सावन के महीने पे, महाशिवरात्रि के पर्व पे या फिर नाग पंचमी के पर्व पे आएंगे तो उस समय पे सबसे ज्यादा अत्यधिक भीड़ आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप चाहें तो ऑफ सीजन में कभी भी आप आ जाइए, आपको ज्यादा भीड़ देखने को वैजनाथ धाम पे नहीं मिलेगा। वही अगर बात की जाए कि आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए, तो दोस्तों आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप डेफिनेटली बनाइएगा, क्योंकि जितने भी मैंने आपको लोकल साइट सीइंग बताए हैं या जो भी दर्शनीय स्थल मैंने आपको बताया है, तो ध्यान रखिएगा इन सबको कवर करने में आपको 1 रात 2 दिन की ट्रिप अवश्य बनाइएगा। पहले दिन आकर आप भोलेनाथ के दर्शन कीजिए, वासुकीनाथ टेम्पल जाइए और अगले दिन यहाँ के दर्शनीय स्थल घूमकर आप अपने रिटर्न बना सकते हैं। तो इस तरीके से 1 रात 2 दिन की ट्रिप आप अवश्य बनाइएगा और आप अच्छे तरीके से पूरे वैजनाथ धाम को दर्शन कर लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट और अंतिम की हमको इस वैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूँ, अगर आप एक बजट होटल में रुकना चाहते हैं और अगर आप 1 नाइट 2 डेज की ट्रिप बनाते हैं, खान पान भी आप साधारण करते हैं, तो मान के चलिए कि आपको एक व्यक्ति का जो कुल खर्चा लगेगा वो अधिक से अधिक 1500 से 2000 रुपए लगेगा और आप अच्छे तरीके से बाबा बैजनाथ धाम जी के दर्शन भी हो जाएगी, दर्शनीय स्थल भी सारे कवर हो जाएंगे, होटल स्टे और आपके गाड़ी के खर्चे ये सबको मिलाया जाए तो 1500 से 2000 रुपए में आप आराम से सारी चीजों को एक्सप्लोर कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस फेयर में मैंने किसी भी तरीके का आपके ट्रेन की टिकट, बस की टिकट या फ्लाइट की टिकट को इंक्लूड नहीं किया, वो आपका एडिशनल रहेगा। तो दोस्तों ये रहा आपका बैजनाथ धाम का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाए इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावास को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, हर हर महादेव। आपकी यात्रा सफल, सुखद एवं मंगलमय हो।